वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले अपन राजस्थान को भूगोल को लेकर के चल रहे हैं। और भूगोल ही वो नींव है जिसके ऊपर पूरे राजस्थान जीके की इमारत खड़ी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः साथियों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे क्या है कि अधिक से अधिक लोगों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ मिल सके और राजस्थान की जो भी है परीक्षाएं उसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान की नदियों में 4 मुख्य नदियां हैं, उसके बारे में बात की थी। तो एक तो हो गई लूणी, दूसरी माही, चंबल और बनास। ये 4 महत्वपूर्ण नदियां हैं। और उसके अंतर्गत अपन माही नदी के बारे में लगभग पूरा अध्ययन कर लिया था। 3-4 उसकी सहायक नदियों के बारे में छूट गई थी, वो आज की क्लास में हो जाता है कंप्लीट। और उसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे चंबल के बारे में। तो माही की सहायक नदियों के अंतर्गत एक नदी है सहायक नदी मोरेन। माही की सहायक नदियों में एक नदी है मोरेन। मोरेन नदी है वो डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। तो जिला कौन सा हो गया? डूंगरपुर जिले से निकलती है, बहती है और मिल किस में जाती है? बनास, माही में। किस में मिल जाती है? माही में। और कहां पर मिलती है? गलियाकोट, डूंगरपुर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोरेन नदी है वो डूंगरपुर से ही निकलती है और माही नदी में डूंगरपुर में मिल जाती है गलियाकोट नामक स्थान पर, जो कि रमकड़ा उद्योग के लिए भी फेमस है और दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स भी यहाँ लगता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब एक नदी है इसकी और चाप। एक नदी है इसकी चाप। चाप कहां से निकलती है? कालिंजरा पहाड़ी बांसवाड़ा से निकलती है। कहां से निकलती है? कालिंजरा पहाड़ी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से निकलती है। तो ये कालिंजरा पहाड़ी कहां पर पड़ती है? बांसवाड़ा में पड़ती है। और किसके अंतर्गत जाके मिल जाती है? ये भी माही में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? माही में मिल जाती है। और कहां पर? बांसवाड़ा में। तो एक जिले के अंतर्गत बहती है, छोटी छोटी नदियां हैं, परंतु इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये इसकी कौन सी किसकी सहायक नदी है। एक नदी है ईरू। ईरू नदी है, ये प्रतापगढ़ से निकलती है। कहां से निकलती है? प्रतापगढ़ से निकलती है और माही में मिल जाती है। कहां पर? जा पर? डूंगरपुर में निकलती है। प्रतापगढ़ से बहती है और किस में मिल जाती है? माही में। 2 जिलों में बहती है। और किस में मिल जाती है? ये समेलिया गांव में है एक, उसके अंतर्गत जाके ये डूंगरपुर में माही में मिल जाती है। समेलिया गांव डूंगरपुर में। तो नदियों का एक तो संगम अपने को ध्यान में रखना और कहां से निकलती है। 2 तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं भी कहां से निकली। जिला बहुत कम है कि मतलब चांस पूछा जाए कि मतलब किन किन जिलों के अंतर्गत बहती है। एक तो कहां से निकली और कहां जाके मिली, कौन सी नदी में मिली, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ये नदी है मोरेन, कहां से निकली? डूंगरपुर से निकली। और कौन सी नदी में जाकर के मिली? माही में जाकर के मिली। संगम इंपॉर्टेंट है ही है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये सामेलिया गांव में मिल जाती है। ईरू नदी प्रतापगढ़ से निकलती है और माही में। ये माही बजाज सागर बांध से पहले, माही बजाज सागर बांध से पहले, माही बजाज सागर तो बांसवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है और ये डूंगरपुर में ही उससे पहले मिल जाती है। किस में मिल जाती है? माही में मिल जाती है। तो ये अपना माही नदी का जो था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी के अंतर्गत अपने पास लूणी और माही अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब है चंबल, और चंबल की सहायक की बनास है। तो चंबल के अंतर्गत ये अपने बनास को पढ़ लेंगे, क्योंकि चंबल की सहायक की बनास है और सबसे लंबी सहायक है चंबल की।
तो अगर अपन बात करते हैं चंबल नदी, चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में अगर फैक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो और चंबल नदी को क्या कहते हैं? चर्मणवती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चर्मवती, बारहमासी भी कहते हैं, बारहमासी, इसको बारहमासी भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? कामधेनु भी कहते हैं, कामधेनु भी इसी को कहते हैं। तो चंबल नदी के क्या क्या नाम हो गए? चर्मणवती, बारहमासी और कामधेनु। कौन कौन से नाम हो गए? 3 नाम हो गए, चर्मणवती, बारहमासी और कामधेनु, इसके 3 नाम हो गए चंबल नदी को। और अब चंबल नदी क्या है कि अब अगर स्टेट की बात करें तो ये 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती है और यूपी में बहती है। यूपी में जाके ये किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये 3 स्टेट में बहती है। माई भी 3 स्टेट के अंतर्गत बहती है। लगभग 3 राज्यों में बहने वाली राजस्थान में ये 2 ही नदियां हैं, माई और चंबल। अब आगे अपन बात करते हैं कि ये कहाँ से निकलती है, किस प्रकार से बहती है। वैसे तो ये क्या है कि मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिण और क्या है कि दक्षिण और मतलब दक्षिण पूर्वी भाग के अंतर्गत बहती है। भाग जरूर याद रखना है भी कौन से क्षेत्र के अंतर्गत बहती है। तो ये कहाँ से निकलती है इसके बारे में अगर विस्तार से पढ़ते हैं तो ये जानापावा की पहाड़ियों से निकलती है। जानापावा पहाड़ियाँ, और जानापावा पहाड़ियाँ है वो विंध्याचल का ही भाग है। विंध्याचल से निकलती है और कहाँ से? इंदौर के पास से निकलती है। इंदौर जिला है मध्य प्रदेश का, इंदौर के पास से निकलती है मध्य प्रदेश से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से निकलती है? जानापावा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वतमाला और इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है। और इंदौर मध्य प्रदेश में बहती हुई ये राजस्थान में 84गढ़ के पास प्रवेश करती है। 84गढ़ ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ जिले में। तो राजस्थान के अंतर्गत कहाँ से ये प्रवेश करती है? 84गढ़ से चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है और राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। तो 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करी, चित्तौड़गढ़ जिले में बह गई और चित्तौड़गढ़ के बाद ये कौन से जिले में बहती है? कोटा में। किस में बहती है? कोटा में। कोटा, और कोटा से फिर बूंदी, बूंदी से फिर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से फिर करौली, करौली से फिर धौलपुर। तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करी? 84गढ़ से प्रवेश करी और 6 जिलों के अंतर्गत चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई कहाँ पर चली जाती है? यूपी में चली जाती है। और यूपी में किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है, इटावा के पास। इटावा के पास यूपी में ये यमुना में मिल जाती है और ये फिर अपना जल यमुना फिर जब मिल जाती है गंगा में और फिर ये अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अब इसके अंतर्गत बात करते हैं कि इसकी और महत्वपूर्ण फैक्ट में इसकी लंबाई कितनी है। टोटल लंबाई के बारे में भी पूछा जाता है और राजस्थान में भी लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई 1051 किलोमीटर है। 1000 है पूरी लंबाई है उसकी, टोटल है वो 1051 किलोमीटर है टोटल की टोटल। और पुरानी किताबों में कुछ जगह इसकी जो पुरानी लंबाई है वो 986 किलोमीटर मानी जाती है। नए आंकड़ों के अनुसार 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है, परंतु बहुत सी क्या है कि इसकी जो पुरानी लंबाई है वो 986 किलोमीटर मानी गई है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 322 किलोमीटर है नए आंकड़ों के अनुसार, और पुराने आंकड़ों के अनुसार इसकी लंबाई 135 किलोमीटर मानी गई है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 1051 किलोमीटर है, पुराने आंकड़ों के अनुसार 986 किलोमीटर है, राजस्थान के अंतर्गत 922 किलोमीटर है और पुराने आंकड़ों के अनुसार
35 किलोमीटर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसमें अगर बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, तो चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है, इसके अंतर्गत है बात करते हैं चंबल की सहायक, चंबल की सहायक। ये नाम याद अपने को करने ही पड़ेंगे भी कौन कौन सी इसकी सहायक है नदी है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो इसकी सहायक कौन सी है, बनास है। बनास सबसे लंबी सहायक, सबसे लंबी सहायक है वो कौन सी है, बनास है। और उसके बाद में और इसमें कौन कौन सी सहायक है, ब्राह्मणी हो गई, एक हो गई कुराल, मांगली, चाकण, और कौन कौन सी हो जाएगी, चाकण, कुन्नू, सीप, चाकण, कुन्नू, सीप, और हो गई अपने पास गुंजाली, और अपने पास हो जाएगी मेज, मांगली तो आ गई, मेज, पार्वती, नेवाज, और इसके अंतर्गत अपने पास हो जाएगी आहू, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, आहू, काली सिंध। दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक है ये, दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक, सबसे लंबी तो सहायक है इसकी कौन सी है, बनास होगी। और दाईं ओर से जो सबसे लंबी सहायक है वो काली सिंध है। उसके बाद में घोड़ा पछाड़, उसके बाद में होगी परवन। तो ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। तो ये अपने को नाम ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन सी सहायक नदियां इसकी। बनास सबसे लंबी है, फिर ब्राह्मणी, कुराल, मांगली, चाकण, कुन्नू, सीप, गुंजाली, मेज, पार्वती, नेवाज, आहू, काली सिंध। दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक है घोड़ा पछाड़ और परवण। अब क्या है कि आहू और काली सिंध जो जिस स्थान पर मिलती है उसको क्या कहते हैं, सामेड़ा कहते हैं। आहू प्लस काली सिंध जिस जगह पर मिलती है उसको क्या कहते हैं, सामेला। कहलाता है। और इस सामेड़े पर कौन सा दुर्ग है, गागरोणगढ़ है, गागरोण दुर्ग, जो जल दुर्ग का उदाहरण है, झालावाड़ के अंतर्गत ये पड़ता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये किस सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है आहू और काली सिंध। जहां पर मिलती है वो क्या कहलाता है, सामेड़ा कहलाता है। और इसके ऊपर वहां पर गढ़ कौन सा है, गागरोण दुर्ग है वहां पर। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसके अंतर्गत फैक्ट की अगर बात करें तो सबसे लंबी तो आई गई और ये दाईं ओर से सबसे बड़ी होगी। अब इसके अंतर्गत बात करते हैं बांध कौन कौन से। सहायक नदियों के नाम तो 100% अपने को याद करने ही पड़ेंगे कि कौन सी, और सहायक नदियां कहां से निकलती है ये याद रहे ना रहे, परंतु मुख्य सहायक जो नदियां हैं उनके नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे कि ये कौन सी इसकी सहायक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर बांध की बात करें, चंबल पर कौन कौन से बांध है, तो चंबल पर बांध का निर्माण है वो 3 चरणों में किया गया। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण। तो इस पे 3 चरणों पर यह क्या है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है बांध के निर्माण में, और 3 चरणों में बांधों का निर्माण किया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो चरण है उसके अंतर्गत सबसे पहला बांध बनाया गया गांधी सागर। गांधी जी
ये जो है गांधी जी पूरे भारत के हैं, तो ये फिर क्या है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है ये बांध। गांधी सागर बांध कहाँ पर पड़ता है? मंदसौर, 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 मध्य प्रदेश। तो चरण फर्स्ट के अंतर्गत 2 बांध बनाए गए, एक तो गांधी सागर बनाया गया मंदसौर में, और एक बनाया गया कोटा बैराज, दूसरा कोटा बैराज, और ये कहां पर बनाया गया? कोटा में। तो 2 बांध बनाए गए प्रथम चरण में, गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में, और कोटा बैराज कोटा में प्रथम चरण में। दूसरे चरण में बनाया गया राणा प्रताप सागर, तीसरा बांध हो जाएगा राणा प्रताप सागर। तीसरा बांध बनाया गया राणा प्रताप सागर, जो कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है और चंबल नदी पर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। चौथा बांध बनाया गया जवाहर सागर। जवाहर सागर, इसको कोटा बांध भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है कि कोटा बैराज अलग है और कोटा बांध अलग है। इसके बारे में कई बार वो हो जाता है। तो कोटा बैराज है वो तो प्रथम चरण के अंतर्गत बनाया गया, और जवाहर सागर को ही कोटा बांध बोलते हैं। तो ये वाला क्या है कि ये बनाया गया तीसरे चरण में, और ये कहां पड़ता है? कोटा और बूंदी दोनों जिलों में पड़ता है, थोड़ा थोड़ा, कोटा और बूंदी। तो ये 4 मुख्य बांध है। तो बांध कौन से हो गए? 3 चरणों के अंतर्गत 4 बांध बनाए गए, गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में, कोटा बैराज कोटा में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर जिसे कोटा बांध भी कहते हैं ये कोटा बूंदी के अंतर्गत बनाया गया। और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से है, कौन से मतलब 3 नदियों का संगम होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे अपन बात करते हैं कि चंबल के ऊपर कौन कौन से त्रिवेणी संगम है। तो चंबल के ऊपर एक ही त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम। तो चंबल पे एकमात्र त्रिवेणी संगम है, और वो कौन सा है? चंबल, बनास और शीप। ये कहां पड़ता है? रामेश्वरम घाट, रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। और यहीं पर जाकर क्या है कि बनास किसके अंतर्गत मिलती है? सवाई माधोपुर में, चंबल में जाकर के मिलती है। कहां पर? रामेश्वरम घाट में। और यहीं पर चंबल, बनास और शीप तीनों मिलकर के एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं। आगे अपन बात करते हैं तो इसके ऊपर कौन सा इसके ऊपर बनाया गया है। अगर इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं तो एक इसके ऊपर चंबल नदी पर एक जलप्रपात भी है। जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात, यानी कि पानी क्या है कि ऊंचाई से नीचे गिरता है और वहां पर एक निर्माण हो जाता है जलप्रपात का। तो उसके ऊपर कौन सा जलप्रपात इसके ऊपर है? चंबल नदी पर। तो इस पर चूलिया जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। और ये 18 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है। राजस्थान में सबसे ऊंचा यही माना जाता है। राजस्थान में सबसे ऊंचा जलप्रपात राजस्थान के अंतर्गत सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यही माना जाता है। और ये कहां पर पड़ता है? चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब और इसके अंतर्गत बात करते हैं चंबल नदी के अंतर्गत। और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो चंबल नदी के बारे में, एक इसके ऊपर हैंगिंग ब्रिज भी है, यानी झूलने वाला ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज। चंबल नदी पर एक है हैंगिंग ब्रिज भी है। और ये कहां पर पड़ता है? चंबल और कोटा के बीच में पड़ता है। चंबल और कोटा पर
ये पड़ता है चंबल और कोटा और बूंदी के बीच, कोटा और बूंदी के बीच में पड़ता है। हैंगिंग ब्रिज है चंबल है, चंबल के ऊपर पड़ता है, कोटा जिले के अंतर्गत। कहां पर पड़ता है? कोटा में पड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर है। हैंगिंग ब्रिज है वो चंबल में पड़ता है और कोटा जिले के अंतर्गत पड़ता है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर है। और इसके ऊपर NH27 गुजरता है। NH नेशनल हाईवे 27 गुजरता है। इस हैंगिंग ब्रिज से नेशनल हाईवे नंबर 27 गुजरता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और अगर चंबल के बारे में बात करें तो क्या है? अवनालिका अपर्दन के लिए फेमस है। अवनालिका अपर्दन, उत्खात आकृति, उत्खात आकृति, बीहड़, बीहड़ भूमि, बीहड़ भूमि के लिए भी ये क्षेत्र फेमस है। और ये क्षेत्र सब किसके अंतर्गत आता है? डांग क्षेत्र में। और डांग क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर मुख्य रूप से शामिल होता है। तो चंबल के अंतर्गत और क्या होगी मुख्य व्यवस्था में? अवनालिका प्रदन, उत्खात आकृति, बीहड़ भूमि और डांग क्षेत्र इसी के अंतर्गत पड़ता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और क्या है कि चंबल जो नदी है उसके ऊपर जीवों का संरक्षण भी किया गया है, जीव संरक्षण। तो जीव संरक्षण है वो मध्य प्रदेश में भी शामिल हो गया, राजस्थान में भी शामिल हो गया और यूपी में भी शामिल हो गया। चंबल अभ्यारण्य जिसको कह सकते हैं वो 3 स्टेट के अंतर्गत फैला है और जीव संरक्षण किया जाता है और 3 जीवों का संरक्षण किया जाता है इसमें। एक तो हो गया घड़ियाल, एक तो हो गया घड़ियाल का संरक्षण इसके अंतर्गत किया गया है। एक गांगे सू, गांगे सूस, और तीसरा जीव है उद्बिलाव, उद्बिलाव। तो जीव संरक्षण के अंतर्गत है चंबल जो नदी है उसके अंतर्गत घड़ियाल का, गांगे सूस का और उद्बिलाव का संरक्षण किया गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये चंबल नदी की महत्वपूर्ण बातें अपन ने समेट ली कि कौन से इसके अंतर्गत बांध है, कौन सी इसकी सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाके संगम होता है, और उसके ऊपर कौन सा ब्रिज है, कौन सा इसके ऊपर जलप्रपात है, और कौन से जिलों के अंतर्गत ये बहती है। ये पूरा का पूरा मैटर आपने समेट लिया है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं चंबल नदी में। और चंबल नदी की सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? बनास है। और बनास राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है। तो चंबल की सहायक के अंतर्गत सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? बनास हो जाएगी। बनास, बनास को वन की आशा भी कहते हैं, वन की आशा भी इसी को कहते हैं। और बनास नदी के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो ये कहां से निकलती है? तो सबसे पहले इसकी खमनौर से निकलती है, खमनौर पहाड़ियां, राजसमंद से निकलती है, खमनौर पहाड़ियां राजसमंद से ये निकलती है और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में बहती है। आगे कहां पर भाई? ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ 6 जिलों में बहती है ये भी, चित्तौड़गढ़, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये भी 6D में बहती है। राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ये तीनों मिलाकर क्या कहलाता है? मेवाड़ का मैदान कहलाता है, मेवाड़ का मैदान कहलाता है। तो ये जो नदी है वो मेवाड़ के मैदान के अंतर्गत बहती है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के बाद ये अजमेर, अजमेर, फिर टोंक और फिर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंतर्गत किस में जाकर मिल जाती है? चंबल में। कहां पर? रामेश्वरम घाट, रामेश्वरम घाट के पास चंबल में मिल जाती है। और ये अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर इसको अपन सम्मिलित रूप से कह सकते हैं मालपुरा करौली का मैदान, करौली का
मैदान। तो ये मेवाड़ के मैदान में बहती है और मालपुरा करौली के मैदान के अंतर्गत बहती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और 6 जिलों में बहती है। पूर्णतः राजस्थान के अंतर्गत बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। और बनास चंबल की भी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यही है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है और ये पूर्णतः राजस्थान के अंतर्गत बहती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसके ये राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी है, सर्वाधिक लंबी नदी भी यही है और सर्वाधिक प्रदूषित भी यही मानी जाती है। सर्वाधिक प्रदूषित लंबी नदियों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक बात करते हैं सहायक नदियां। तो बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है इसके बारे में अगर बात करते हैं तो मेनाल हो गई, मेनाल, बेड़च, इसको आयड़ भी कहते हैं, आयड़ हो गई, कोठारी, कोठारी हो गई, मेनाल है, बेड़च और आयड़ एक ही नदी का नाम है, कोठारी हो गई। और उसके बाद में खारी, ढील, खारी, ढील, सहोदरा, खारी, ढील, सहोदरा, मोरेल, बांडी, मांसी, मोरेल, बांडी, मांसी और डाई और कालीसील, डाई और कालीसील, ये इसकी सहायक नदियों में हो गई। भी बनास नदी है उसकी सहायक कौन कौन सी है? मेनाल, बेड़च, आयड़, कोठारी, खारी, ढील, सहोदरा, मोरेल, बांडी, मांसी, डाई और कालीसील इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत शामिल है। अब इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट फैक्ट में आ जाएगा इसके ऊपर त्रिवेणी संगम कौन कौन से है। बनास पे 3 त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम, जहां पर 3 नदियां मिलती है वो क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम कहलाता है। और इसके ऊपर कितने त्रिवेणी संगम है? 3 है। एक तो है बनास, बेड़च और मेनाल का, एक तो बनास, बेड़च और मेनाल का। ये कहां पर है? बिगोद भीलवाड़ा में, बिगोद भीलवाड़ा में। तो सबसे पहले तो है बनास, बेड़च और मेनाल का। और ये सेकंड जो है वो कौन सा है? बनास, जो मतलब इसके अंतर्गत पहला तो बनास, बेड़च, मेनाल का हो गया और दूसरा बनास, खारी और डाई का है। बनास, खारी और डाई। और ये कहां पर पड़ता है? राजमहल, राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में पड़ता है। और तीसरा अपन क्या है कि पहले भी पढ़ के आए हैं, जो क्या है कि चंबल के अंतर्गत भी आता है और बनास के अंतर्गत भी आता है, वो हो जाएगा अपने पास है बनास, चंबल और सीप, रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर। तो 3 त्रिवेणी संगम है, बनास, बेड़च, मेनाल, बिगोद भीलवाड़ा में। दूसरा है बनास, खारी और डाई, राजमहल टोंक में। और तीसरा है बनास, चंबल, सीप, रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। ये 3 संगम ये बनाती है। आगे इसके अंतर्गत बात करते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। बांध की बात करते हैं। इसके ऊपर 2 बांध बनाए गए, एक तो बिशलपुर और एक इसरदा। तो इन बांध की बात करते हैं, यानी बनास नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो बनास नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो है बिशलपुर बांध, बिशलपुर बांध बनाया गया और ये कहां पर बनाया गया? टोंक में बनाया गया। कहां पर बनाया गया है? टोंक के ऊपर, टोंक में बनाया गया बिशलपुर बांध। और कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर, टोंक के ऊपर बिशलपुर बांध बनाया गया है। अगर बिशलपुर बांध की बात करें तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बिशलपुर बांध के बारे में फैक्ट की बात करें तो बिशलपुर बांध
राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, यानी पीने का पानी की जो सप्लाई है वो सबसे बड़ी पूरे राजस्थान के अंतर्गत कौन सी है? बिशलपुर बांध परियोजना है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिलों को लाभ मिलता है? वो जिले इसके अंतर्गत आ जाएंगे टोंक, अजमेर, जयपुर। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हो जाते हैं? टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, नागौर, सवाई माधोपुर, ये इसके अंतर्गत जिले शामिल हो जाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये कंक्रीट का सबसे बड़ा बांध है राजस्थान में। कंक्रीट का राजस्थान में कंक्रीट का सबसे बड़ा बांध, तो ये कंक्रीट का राजस्थान के ऊपर है, राजस्थान के अंतर्गत है, सबसे बड़ा बांध है। और इसकी अगर बात करें तो ये यहां पर बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व भी है। बिशलपुर बांध के अंतर्गत है बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व भी है। और ये नदी जोड़ी परियोजना के अंतर्गत भी शामिल है। ये बांध नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना को क्या कहा गया है? अमृत क्रांति कहा गया है। क्या कहा गया है? अमृत क्रांति कहा गया है। तो बिशलपुर बांध के अंतर्गत नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किसको जोड़ा जाएगा? बिशलपुर बांध प्लस चंबल को जोड़ा जाएगा। तो ये इसके अंतर्गत भी शामिल है, किया गया है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत बिशलपुर बांध में इसको शामिल किया गया है। और बिशलपुर बांध में एक रंगीन मछली का प्रजनन केंद्र भी है। रंगीन मछली प्रजनन केंद्र भी बिशलपुर बांध के अंतर्गत है। तो ये बिशलपुर बांध की खासियत होगी। बिशलपुर बांध में क्या क्या है? बिशलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जिसके अंतर्गत टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, नागौर, सवाई माधोपुर जिले शामिल है। राजस्थान का कंक्रीट का सबसे बड़ा बांध है। बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व भी है। और नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति के अंतर्गत बिशलपुर और चंबल नदी को जोड़ा जाएगा। और रंगीन मछली का प्रजनन केंद्र भी बिशलपुर बांध के अंतर्गत है। और एक दूसरा इसके ऊपर है इसरदा बांध। दूसरा बांध हो जाएगा इसरदा बांध। ये कहां पर पड़ता है? बनास नदी पर। और कहां पर? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। अब इसके अंतर्गत खासियत क्या है कि अगर बिशलपुर बांध में अगर जल अधिक हो जाता है तो उसका क्या है कि अतिरिक्त जल किसके अंतर्गत छोड़ा जाता है? इसरदा बांध में छोड़ा जाता है। बिशलपुर बांध का अतिरिक्त जल इसमें छोड़ा जाता है। इसमें छोड़ा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी इसके अंतर्गत। बनास नदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो शामिल कर लिए गए। अब बनास की सहायक नदी कौन कौन सी है उसके बारे में अपन बात करते हैं। और इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत अब बात करते हैं। बनास की सहायक नदियों में मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ संगम होता है, कौन सा उस पर बांध है और क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, उसके अंतर्गत अपन बात करते हैं बनास की सहायक नदियों के बारे में। तो बनास के बारे में अपन ने पूरा अध्ययन कर चुके हैं। और बनास की सहायक नदियों के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले है बेड़च और आयड़। बेड़च या आयड़। तो सबसे पहले तो ये आयड़ नदी है और आयड़ के बाद में ये बेड़च बनती है। और ये कहां से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। आयड़ नदी निकली गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ियां कहां पर पड़ती है? राजसमंद से।
तो आयड़ नदी है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकली राजसमंद से, और यहां से बहती हुई उदय सागर झील की उदय सागर झील के अंदर गिरी। किसमें गिरी? उदय सागर झील के अंतर्गत गिरी। और उदय सागर झील के अंदर गिरकर फिर बाहर निकली तो ये बेड़च बन गई। पहले आयड़ है और उदय सागर झील के अंतर्गत गिरने के बाद में फिर ये क्या हो जाती है? बेड़च हो जाती है। बेड़च हो जाती है और फिर चित्तौड़गढ़ में बहती है। फिर ये चित्तौड़गढ़ में बहती है और चित्तौड़गढ़ में क्या है, और भीलवाड़ा में जाकर ये बनास में मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये बिगोद त्रिवेणी संगम बनाती है, प्लस किस में हो जाती है? बनास में, बिगोद भीलवाड़ा के पास। बेड़च, मेनाल और बनास का संगम यहां पर होता है और वहां पर क्या बन जाती है? ये पहले आयड़ नदी होती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, तब राजसमंद से फिर ये उदय सागर झील में गिरती है, और जब उदय सागर झील से गिर करके जब बाहर निकलती है तो बेड़च नदी बन जाती है। क्या बन जाती है? बेड़च नदी बन जाती है। और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के अंतर्गत जाकर के बिगोद के पास में ये बनास नदी के अंतर्गत मिल जाती है। और ये दाएं किनारे में सबसे बड़ी नदी है बनास की, दाएं और से सबसे लंबी सहायक, सबसे बड़ी सहायक, बड़ी सहायक बनास की। तो बनास की जो बाएं किनारे से है वो सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? ये दाएं किनारे से है वो सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? बनास की बेड़च और आयड़ नदी मानी जाती है। अब इसके ऊपर एक बांध भी बनाया गया है, घोसुंडा बांध। घोसुंडा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? बेड़च पर, बेड़च पर और चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी उसके पास ही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी घोसुंडा बांध से ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। तो फिर अगर यह पूछा जाए कि भाई चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मतलब किस नदी के पास में है, तो वो बेड़च नदी के किनारे है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंतर्गत और क्या हो जाएगी? आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता स्थल, ये भी बेड़च के किनारे है, ये भी बेड़च के किनारे है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये महत्वपूर्ण बातें इसके अंतर्गत शामिल होगी। अब इसकी सहायक नदी कौन सी है? बेड़च की, बेड़च की सहायक है, सहायक में एक तो गंभीर मानी जाती है, एक इसकी सहायक नदी कौन सी मानी जाती है? गंभीर मानी जाती है। और वो जावड़ा नीमच से निकलती है। कहां से निकलती है? जावड़ा नीमच मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये क्या है कि चित्तौड़गढ़ में आकर किसके अंतर्गत मिल जाती है? बेड़च में मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ में आकर के बेड़च में मिल जाती है। और गंभीर किसकी सहायक नदी है? बेड़च की सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदियों का नाम है गुजरी, ओराई और बागण नदी है। गुजरी, ओराई और बागण, ये इसकी 4 सहायक नदियों में है। गंभीर, गुजरी, ओराई और बागण है। और गंभीर नदी के बारे में अगर बताएं तो ये जावड़ा नीमच से निकलती है और बेड़च के अंतर्गत, चित्तौड़ के अंतर्गत आकर के मिल जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे इसकी और सहायक नदियों के अंतर्गत बात करते हैं। मेनाल, आगे दूसरी सहायक नदी के इसके अंतर्गत बात करते हैं। मेनाल, मेनाल, मेनाल कहां से निकलती है? ये निकलती है ऊपरमाल क्षेत्र से। ऊपरमाल पठार है ना, जो वहां से निकलती है। ऊपरमाल चित्तौड़गढ़ से निकलती है। कहां से निकलती है? चित्तौड़गढ़ से निकलती है। और ये बहती हुई किस में जाकर मिल जाती है? बनास में। कहां पर? भीलवाड़ा में। और किस स्थान पर? बिगोद के पास। त्रिवेणी संगम बनाती है बेड़च, बनास और मेनाल। बिगोद
भीलवाड़ा के अंतर्गत जाके बनास के अंतर्गत मिल जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपने पास हो जाएगी कोठारी नदी। कोठारी नदी ये भी किसकी सहायक है? बनास की सहायक है। अपन किस नदियों की बात करें? बनास की सहायक नदियों की बात करें। ये दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। दिवेर का युद्ध भी हुआ था 1582 में। दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से, कहां से निकलती है? ये दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये फिर किसके अंतर्गत बहती है? ये फिर बहती है बनास के अंतर्गत जाकर के, भीलवाड़ा में जाकर के अंतर्गत किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। राजसमंद से निकली और प्लस बनास में किस में मिल जाती है? बनास में। और कहां पर? भीलवाड़ा के अंतर्गत। और इस नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे कौन सा सभ्यता स्थल है? इसके ऊपर, कोठारी नदी के ऊपर एक तो सभ्यता स्थल भी है, एक बांध भी है। अगर बांध की बात करें, इसके ऊपर मेजा बांध बनाया गया है। इसके ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा बांध बनाया गया। और कहां पर बनाया गया? भीलवाड़ा में बनाया गया है। भीलवाड़ा में बनाया गया है। एक बागोर सभ्यता भी इसी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे। बागोर ये भी भीलवाड़ा में पड़ता है। बागोर भीलवाड़ा सभ्यता स्थल। तो कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, बनास में जाकर मिलती है भीलवाड़ा में। इसके ऊपर मेजा बांध बनाया गया भीलवाड़ा में। और बागोर भीलवाड़ा सभ्यता स्थल भी इसी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे। अब बात करते हैं खारी नदी की। बनास की सहायक नदी है खारी। तो खारी कहां से निकलती है? बिजराड़ा की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। कहां से निकलती है? बिजराड़ा की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। बिजराड़ा की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ये खारी नदी निकलती है। और फिर कहां बहती है? भीलवाड़ा में बहती है। और फिर अजमेर में बहती है। फिर भीलवाड़ा में बहती है, फिर अजमेर में बहती है। और फिर टोंक में जाकर ये किसके अंतर्गत मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। प्लस हो जाती है बनास में। और कहां पर जाके? टोंक में। कौन सी नदी? खारी नदी। बिजराड़ा की पहाड़ियों राजसमंद से निकली, भीलवाड़ा में बही, अजमेर में बही और टोंक में जाकर के ये बनास के अंतर्गत मिल जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? खारी की सहायक। तो खारी की सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? इसके अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो मानसी, एक तो है मानसी, एक नेखड़ी और एक बारी। एक मानसी, मानसी, नेखड़ी और बारी इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत गिनी जाती है। ये मानसी है, ये भीलवाड़ा में है। ये अपने को नाम याद रखना है कि खारी नदी बिजराड़ा की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, भीलवाड़ा में बहती है, अजमेर और बनास में मिलती है, टोंक में जाकर में सहायक हो जाएगी मानसी, नेखड़ी और बारी इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत शामिल हो जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। मानसी है ये। एक और इसकी सहायक नदी है मासी। मानसी और मासी में अलग है। एक इसकी सहायक नदी है मासी। तो मासी जो सहायक नदी है वो कहां से निकलती है? किशनगढ़ अजमेर से निकलती है। कहां से निकलती है? किशनगढ़ अजमेर से निकलती है। जो मासी नदी है वो किशनगढ़ अजमेर से निकलती है और बनास में जाकर, टोंक में जाकर बनास में मिल जाती है। बनास में कहां पर मिलती है? टोंक में जाकर के ये बनास में मिल जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत बांडी और सहोदरा नदी है। इसकी सहायक, मासी की सहायक में बांडी और सहोदरा। सहोदरा नदी पर टोरडी सागर बांध बनाया गया है। टोरडी सागर बांध टोंक में। यह ध्यान में रखना है कि मानसी है वो किशनगढ़ अजमेर से निकलती है और टोंक में जाकर के बनास में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में बांडी और सहोदरा है और सहोदरा पर टोरडी सागर बांध बनाया गया है। कहां पर बनाया गया?
टोंक में बनाया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत और बात करते हैं। मोरेल, बनास की सहायक नदियों में हो जाएगी मोरेल। मोरेल जो सहायक नदी है वो चैनपुरा बस्सी की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? चैनपुरा बस्सी पहाड़ियां, जयपुर से निकलती है। मोरेल नदी है वो जयपुर से निकलती है, दौसा में बहती है, करौली में बहती है, दौसा में बहती है और करौली में बहती है। कहां किस में बहती है? जयपुर से दौसा, दौसा से करौली और बनास में मिल जाती है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में बनास में मिल जाती है। मोरेल नदी चैनपुरा बस्सी की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, दौसा में बहती है, करौली में बहती है और सवाई माधोपुर में आकर के किस में मिल जाती है? बनास नदी के अंतर्गत मिल जाती है। और इस पर मोरेल बांध बनाए गए हैं। मोरेल बांध बनाए गए हैं और कौन से जिलों में? सवाई माधोपुर जिलों में, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में मोरेल बांध बनाया गया है। एक इसकी सहायक नदियों में है ढूंढ, सहायक में है ढूंढ नदी, यह भी जयपुर से निकलती है। इसका अन्य नाम है द्रव्यवती। यह क्या है कि जयपुर शहर के अंदर से निकलती है। द्रव्यवती भी इसी को कहते हैं। इसको अमीन शाह नाला भी कहते हैं। जयपुर शहर के अंदर अमीन शाह नाला भी ये ढूंढ नदी कहलाती है और ये जयपुर के अंतर्गत है। और ये क्या है कि धीरे धीरे विलुप्त हो गई है। उसका क्या है कि इस नदी का पुनरुद्धार किया जा रहा है। ढूंढ नदी का जयपुर में इसको दोबारा इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। एक और नदी है इसी के सहायक नदियों में कालीसील, बनास की सहायक नदियों में है कालीसील। कालीसील नदी ये कहां से निकलती है? सपोटरा की पहाड़ियां करौली से निकलती है। कहां से निकलती है? सपोटरा की पहाड़ियां करौली से निकलती है और इसके ऊपर ये जो नदी है कालीसील, इसके किनारे केला देवी का मंदिर भी है। केला देवी का मंदिर करौली में है। केला देवी मंदिर भी है। करौली से बहती हुई ये बनास में मिल जाती है। कहां पर? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में ये बनास में मिल जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक नदी है डाई, बनास की सहायक नदियों में डाई। ये नसीराबाद से निकलती है। नसीराबाद अजमेर से निकलती है। ये नदी अजमेर से निकलती है और ये बिशलपुर टोंक में जाकर के बनास में मिल जाती है। बनास में मिल जाती है बिशलपुर टोंक। तो ये बनास का अपन ने कंप्लीट अध्ययन जो है वो अपना हो गया है। कि चंबल की महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है उसके अंतर्गत बनास को हमने लिया। चंबल नदी के बारे में पूरा पढ़ा और फिर आज क्या है कि हमने बनास नदी के बारे में भी कंप्लीट अध्ययन कर लिया। कौन कौन सी इसकी सहायक है, कौन से इसके ऊपर बांध बनाए गए हैं और इसकी मतलब क्या क्या है, वो सारी की सारी विशेषताएं अपन ने शामिल कर ली है। अब अगर और पढ़ेंगे अपन, कल पढ़ेंगे चंबल की और जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है। सिर्फ बनास के बारे में पढ़ा है, चंबल की जो और सहायक नदियां और फिर उसके बाद में 2 नदियां और बचेगी, गंभीर और पार्वती। और फिर ये अपवा वाला चैप्टर हो जाएगा पूरा। एक वीडियो के अंतर्गत ये सारा अपवा तंत्र वाला लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन सी नदियों वाला ये हो जाएगा कंप्लीट। और फिर उसके बाद में झीलों के बारे में पढ़ेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।